A uniform beam of 200 Newton is suspended horizontally as shown। ये एक बीम है जिसका वेट 200 न्यूटन है और इसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से सस्पेंड किया गया। यहाँ पे एक रस्सी बांधी हुई है। इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप इज़ 400 न्यूटन, अगर इस रोप की ब्रेकिंग टेंशन जो है वो 400 न्यूटन हो, हाउ फार कैन द मैन ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक फ्राम पॉइंट ए ऑन द बीम, इस पॉइंट ए से आदमी कितने फासले तक चल के जा सकता है। कंडीशन ये है कि बीम का अपना वेट 200 न्यूटन है, स्ट्रिंग में टेंशन भी 400 न्यूटन है, आदमी का वेट भी 400 है। तो आदमी यहाँ से कितने फासले तक चल के जा सकता है, यानी कितने फासले तक वो जाए कि ये रस्सी ना टूटे और ये जो बीम है ये इसी तरह से पड़ा हो। जब इस रोप में स्ट्रिंग में टेंशन 400 से ज़्यादा होगा तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो जैसे जैसे आदमी इस स्ट्रिंग की तरफ जाएगा, पॉइंट ए से दूर जाता जाएगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ती जाएगी। तो हमने वो मैक्सिमम फासला देखना है जहाँ तक आदमी जाए और रस्सी ना टूटे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। स्टेटमेंट के मुताबिक जो गिवन डाटा है वो नोट किया। बीम का वेट 200 न्यूटन, इसे W1 कह दिया, आदमी के वेट को W2 कह दिया, ब्रेकिंग टेंशन को T से ज़ाहिर किया। हमने पॉइंट ए से फासला D मालूम करना है, इस पॉइंट ए से। तो हम सॉल्व करने के लिए फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है यहाँ पे, तो ये मैं दोबारा से ये डायग्राम बनाता हूँ। ये फोर्स डायग्राम है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग बांधी हुई है, जो रोप है, उसके अंदर जो टेंशन है वो बता दिया हुआ 400 न्यूटन, जिसे टी कहा गया। मैं सिंपली सिंबल रखूँगा, वैल्यूज पुट नहीं करता। इस बीम का अपना वेट 200 न्यूटन है और वेट बीम का इसके सेंटर में एक्ट करेगा। ये इसका वेट है W1, बीम का अपना वेट, और आदमी का वेट है W2। हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो आदमी है, जो मैन है, वो पॉइंट ए से यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है सपोज़। तो इस पॉइंट ए से जहाँ तक आदमी चला गया उस पॉइंट तक का फ़ासला हमने फ़र्ज़ किया D है। फ़र्ज़ अगर हम करें कि आदमी यहाँ तक, इस पॉइंट तक जा सकता है फ़ासला D तक, तो इसका वेट भी नीचे को एक्ट कर रहा है और वो वेट है W2। अब आदमी यहाँ से चलता हुआ इस पॉइंट तक आया तो स्ट्रिंग में टेंशन बन गई 400 न्यूटन। जैसे ही आदमी इससे एक स्टेप भी आगे मूव करेगा, स्ट्रिंग में टेंशन 400 न्यूटन से ज़्यादा होगी और ये ब्रेक हो जाएगी, तो आदमी यहाँ से आगे नहीं जा सकता सपोज़ किया। और वो फासला D है, हमने ये फासला D मालूम करना है कि आदमी कितने फासले तक पॉइंट ए से जा सकता है। तो बहुत सिंपल है। जब आदमी यहाँ पे मौजूद है तो सपोज़ करें कि वो इक्विलिब्रियम में है। ये सारी कंडीशन, ये बीम इक्विलिब्रियम में, ये मूव नहीं कर रहा। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर ये रस्सी तोड़ दी जाए, यहाँ से रोप ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, ये बीम यहाँ से इस तरह से नीचे को आएगा, यानी कि बीम जो है वो रोटेट होगा इस पॉइंट ए के अबाउट। यहाँ पे अगर बीम रखा हुआ तो बीम यहाँ से डाउनवर्ड आएगा, तो बीम रोटेट होगा, इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिल वक्त तो ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसमें कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन दिस केस, जो अभी हमने फ़िलहाल ये केस फ़र्ज़ किया हुआ है, इसमें क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क ये हमें मालूम करने पड़ेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि पॉइंट ए पिवट पॉइंट है जिसकी गिर्द रोटेशन हो सकती है। अगर ये बीम इस तरफ को मूव करता है किसी फोर्स की वजह से तो ये क्लॉकवाइज टार्क होगा। अगर पॉइंट ए के अबाउट बीम इस तरफ मूव करता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा। और इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन है
कि क्योंकि बीम मूव नहीं कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा, तो सम ऑफ टार्क्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ टार्क्स इज़ ज़ीरो, जिसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टार्क्स का सम ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम यही कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से, या तो हम एक की तरफ सम ऑफ टार्क्स ले लें, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये एंटी क्लॉकवाइज के स्पेलिंग गलत हो गए, ठीक कर लीजिएगा। ओके जी, तो क्लॉकवाइज टार्क हम यहाँ देखते हैं, W1 और W2 फोर्सेस की वजह से बीम इस तरह रोटेट होगा। हाँ जी, एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करना रह गई, इस बीम की लेंथ है 6 मीटर। अगर बीम की टोटल लेंथ 6 मीटर है तो पॉइंट ए से बीम के सेंटर तक का ये फासला होगा 3 मीटर्स, और बीम की टोटल लेंथ है 6 मीटर्स। ठीक है जी। ओके, अब देखिए, हम W1 की वजह से टार्क मालूम करते हैं, तो टार्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो W1 का टार्क होगा W1 इंटू 3 प्लस दूसरा इसकी वजह से क्लॉकवाइज टार्क होगा, बीम ऐसे रोटेट होगी। जितने भी क्लॉकवाइज टार्क्स हैं लिख लें, ये W2 और इसका पिवट पॉइंट से जिसके गिर्द रोटेशन है वहाँ से फासला है D इज़ इक्वल टू, ये दो फोर्सेस और तीसरी ये लग रही है, ये फोर्स लग रही है अपवर्ड। इस फोर्स की वजह से जो बीम है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा 400 न्यूटन फोर्स है, टी लिख लें या 400 लिख लें, और इसका डिस्टेंस यहाँ से बनता है 6, जैसा कि बताया हुआ था कि बीम की टोटल लंबाई 6 मीटर के इक्वल है। हमने यहाँ से ये डी डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं W2 क्रॉस D इज़ इक्वल टू 400 इंटू 6, ये टर्म उधर जाके माइनस होगी, -3W1, इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से D निकलेगा, D इज़ इक्वल टू 6 और 400 को मल्टीप्लाई करें, 2400 माइनस 3W1 ओवर W2। अब ये सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, 2400 माइनस 3, वेट 1 है 200 और वेट 2 है 400। So this comes out to be 2400 minus 600 over 400. So after all, after calculations मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आंसर आएगा 4.5 मीटर्स। तो जो मैन है वो पॉइंट ए से, ये जहाँ पे स्पोर्ट है वहाँ से 4.5 मीटर तक जा सकता है, इस तरह से कि जो रोप है वो ब्रेक नहीं होगी, वो मैक्सिमम टेंशन को बर्दाश्त कर सकती है। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क है वो कंसेप्ट इस्तेमाल किया, इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क्स जो सेकंड कंडीशन है उसका इस्तेमाल किया, और हमने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो बस आपने ये याद रखना है कि क्लॉकवाइज टार्क किस फोर्स से पैदा होता है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क किस फोर्स से पैदा होता है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स इक्विलिब्रियम में हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करके हमने रिक्वायर्ड आंसर हासिल किया।